रईसी ने अब सीक्रेट परमाणु प्लान बनाया था। दो मुस्लिम देश परमाणु शक्ति बनने वाले थे और रईसी ने आठवीं विस्तार का जो प्लान बनाया था, उसी आधार पर इस बड़ी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ईरान की यही परमाणु विस्तार की नीति को देखते हुए अब उन्हें निशाने पर लिया गया। ये सवाल हम एक्सपर्ट से इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जहां रईसी ने सीक्रेट परमाणु प्लान बनाया, दो मुस्लिम देश परमाणु शक्ति बनने वाले थे और रईसी ने एटमी विस्तार का जो प्लान बनाया था, उसी बारे में और डिटेल इनपुट भी प्रतिमा सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और जो डिटेल इनपुट हमारे पास है वो आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। क्या रईसी के प्लान से अमेरिका नाराज था? ये सबसे बड़ा सवाल क्यों उठ रहा है, ये समझ लीजिए। दरअसल ईरान का एटमी विस्तार दो और मुस्लिम देश तक होने वाला था, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इब्राहिम रईसी दो मुस्लिम देशों को परमाणु बम देने वाले थे, यानी इसका विस्तार किस तरीके से होने वाला था इसे समझिए। मिडिल ईस्ट के दो और मुस्लिम देश परमाणु संपन्न होने वाले थे रईसी के इस प्लान के कामयाब होने पर। इब्राहिम रईसी ने ही बनाया था ईरान का एटमी विस्तार का प्लान। इब्राहिम रईसी के प्लान पर आगे बढ़ रहा था ईरानी एजेंसी, ये जानकारी भी सामने मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें, दोनों मुस्लिम देश को सभी परमाणु तकनीक देने वाला था ईरान, ये भी सवाल। लेकिन अब सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या अरब में एटमी विस्तार इजराइल यूएस के लिए बड़ा खतरा था? इसी सवाल पर जानेंगे एक्सपर्ट से जवाब। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या पश्चिमी देश और अमेरिकी एजेंसी रईसी के प्लान से घबरा गए थे? जी हाँ, लगातार यही सवाल है कि आखिरकार क्या ईरान के प्लान से अमेरिका और बाकी देश घबरा गए थे। और कहा यह जा रहा है कि ईरान में न्यूक्लियर ठिकाना कहां पर है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अराका हैवी वाटर रिएक्टर ये एक जगह है, बुशारा एटमी पावर प्लांट और इस्फहान एटमी पावर प्लांट और बुना परमाणु रिसर्च लैब और फोर्दो पर एटमी पावर प्लांट के बारे में बताया जा रहा है और नेताज न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बताया जा रहा है। और देखिए, ये सारे वो प्लांट है जहां पर ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज मौजूद है। अब एक सवाल मनीष उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, इसको लेकर स्पेक्यूलेशंस बहुत लगाए जाते हैं। आज ये जो इनपुट इस वक्त हमने ग्राफिकली दिया है, ये एक और सबसे बड़ा सबूत जो दुनिया के सामने। देखिए, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में आगे बढ़ रहा था, बहुत तेजी से चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी भी किसी भी दिन वो परमाणु बम बनाने की घोषणा कर सकता था। लेकिन क्या राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के मारे जाने के बाद इस परमाणु कार्यक्रम में कहीं से पॉज या स्टॉप लगेगा? हरगिज नहीं। वो इसलिए क्योंकि ईरान जो है वो राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से नहीं चलता है। ईरान चलता है उसके सुप्रीम लीडर से, ईरान चलता है आईआरजीसी से। जब तक सुप्रीम लीडर और आईआरजीसी का प्लानिंग है कि इसे आगे बढ़ाना है, तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि यह खतरा बना ही रहेगा। बस दुआ करिए कि कहीं से साजिश का कोई सुराग न मिले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर सुप्रीम लीडर जिस कट्टर विचारधारा के साथ है, आईआरजीसी जिस तरह से अग्रेसिव है, वैसी स्थिति में फिर नौबत बन जाएगी पश्चिमी देशों के साथ टकराहट की, इजराइल के साथ लड़ाई की, अमेरिका के साथ तानातानी की। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है जो कभी भी हो सकता है। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए, ऐसे हालात न बने, इसके लिए जरूरी है कि सच सामने आए। इस बीच बड़ी खबर बता देते हैं, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बेटे हादी नसरल्लाह की इजराइल को धमकी। हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल का हाथ आया तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। तो इस बीच बता दें, हादसा या साजिश आगे क्या होगा, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या कुछ आशंकाएं बनी हुई हैं, उसको भी जरा समझ लीजिए। जो पहली आशंका है वो ये कि मिडिल ईस्ट में अब जिस तरीके के हालात है, आगे युद्ध और भड़क सकता है। ये बड़ा सवाल है। दूसरी आशंका के तहत भी ईरान के निशाने पर इजराइल होगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इन्हीं आशंकाओं के तहत ये देखना जरूरी है कि अगला कदम क्या उठाया जाता है। प्रतिमा, तीसरी आशंका, ईरान इजराइल में क्या सीधा युद्ध होगा? और इस बीच चौथी आशंका आपके सामने, जंग में अमेरिका भी क्या शामिल होगा अगर ऐसे हालात बने तो? हालांकि पांचवी आशंका ये कि दुनिया दो गुटों में बटेगी। विश्व युद्ध का खतरा भी ऐसे में बढ़ता जा रहा है। लेकिन हादसा या साजिश, आगे के इन आशंकाओं को देखते हुए सबसे पहले त्रिपाठी सर, ये पहली आशंका के तहत आपके सामने सवाल रख रही हूं क्योंकि मिडिल ईस्ट के हालात बहुत इंपॉर्टेंट है और मिडिल ईस्ट के हालात पर आने वाले वक्त में क्या असर देखने को मिल सकता है। त्रिपाठी सर, देखिए, सभी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर काफ़ी ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी, वो भी वहीं रुक गई। जो अभी ईरान जो है हिजबुल्लाह और हौतीज़ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मदद दे रहा है। सवाल ये उठता है कि मदद दे रहा था, अब कितनी मदद जारी रहेगी, कितनी आगे बढ़ती है, क्योंकि आशंका डायरेक्ट युद्ध की तो है नहीं अमेरिका और ईरान में, क्योंकि दोनों को पता है कि काफ़ी इससे नुकसान होगा। ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज की मदद से उनके ऊपर काफ़ी कुछ कर सकता है। अभी न्यूज़ जो देखी आई थी कि हिजबुल्लाह ने अपना एक हेडक्वार्टर
टर्की में भी बना लिया है, तुर्की में। ऐसे लोग आगे बढ़ते रहेंगे अगर, तो ये जितने भी अमेरिका के बेसेस हैं या अमेरिका के लोग हैं, इजराइल के लोग बाहर हैं, उन पर जो है हमला हो सकता है, अटैक्स हो सकते हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इस बीच जो दूसरी आशंका है उस पर बात करना भी जरूरी हो जाता है। सुमित, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्या अगर ये जो तमाम आशंकाएं सच होती हुई नजर आती हैं कि इसमें साजिश हो सकती है किसी की, तो क्या ईरान के निशाने पर इजराइल होगा, और अगर होगा तो हालात क्या होंगे? देखिए, आप मान के चलिए कि खासतौर पर अगर आप सीरिया के अंदर उनके कॉन्सुलेट पे अटैक होता है और करीबन 300 से ज्यादा मिसाइलें दाग देता है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई भी कॉन्स्पिरेसी के तार इजराइल से जुड़ते हैं, मोसाद से जुड़ते हैं या फिर दूसरे देशों से जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर ईरान बड़ा हमला करेगा, क्योंकि ये ईरान के आप लीडर के साथ जुड़ा हुआ है, ये उनके प्रेसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे खास बात ये कि ईरान इसको लेकर इस समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ईरान लगातार ये बात कह चुका है कि उसके किसी भी लीडर पर, किसी भी शख्स पर अगर इस तरह के अटैक हुए तो निश्चित तौर पर वो उसको वॉर की कैटेगरी में मानेगा। तो निश्चित तौर पर अभी ये देखना होगा। हालांकि अभी देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसका सबसे अभी जो उसका मकसद है क्या है, वो लगातार उन बॉडीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, डीएनए के लिए चीजों को भेजा जा रहा है। आखिरकार ये हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं था, ये जांचा जा रहा है। दोनों पायलट जो लगातार उसमें मौजूद थे, क्या उनकी जो मानसिक स्थिति थी ठीक थी, क्या वो फिट थे, क्या उनको कोई दिक्कत तो नहीं थी, क्लाइमेट के साथ साथ कोई और दूसरी आशंकाएं तो नहीं थी। तो ये सारी चीजों को तलाशा जा रहा है और उसके बाद ही इन चीजों के तार जोड़े जाएंगे और निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन ये भी आएगी, क्या इसमें कोई बाहरी देश का इन्फ्लुएंस तो नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटीज के ऊपर सारी चीजें जाएंगी। लेकिन क्योंकि हम मिडिल ईस्ट के हालात के बारे में बात कर रहे हैं, अब सवाल राजेश सर आपसे, मिडिल ईस्ट के इस हालात में ईरान की भूमिका और अमेरिका की भूमिका, हालांकि यहां शैडो वॉर का इतिहास हमेशा रहा है, लेकिन क्या ऐसे में डायरेक्ट वॉर की सिचुएशन नजर आ रही है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ फिर दर्शकों को रिमाइंड करना चाहूँगा कि अगर आप क्रैश साइट को देखें तो ये टिपिकल क्रैश साइट है कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन की। मतलब बैड वेदर और हिल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है और जिस तरह के हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उस हिसाब से उस टाइप की क्रैश साइट लग रही है। तो जब हालांकि इसकी चीज़ की पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता कि ये एक दुर्घटना है। तो साजिश एक तरफ है, दुर्घटना एक तरफ है। ईरान दुर्घटना मानने के लिए तैयार है? तो देखिए, जब अगर साजिश हुई और ऑलरेडी ईरान ने धमकी दी है कि अगर जो है हम अगर इजराइल का इसमें हाथ दिखा तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप ये भी देखना है कि इजराइल और ईरान के बीच में डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है और फासला काफ़ी है। तो किस तरह से उन पे अटैक किया जाएगा, क्या किया जाएगा और क्या स्थिति बनती है अगर ये साजिश जो है। हालात को लेकर ही सर सबसे बड़ी चिंता इस वक्त है। पुष्पेश सर, ये बताइए, जिस तरीके के हालात बने हुए, पहले ही रूस यूक्रेन के मोर्चे पर दुनिया बटी हुई नजर आई, इजराइल हमास के मुद्दे पर बटी हुई नजर आई, और अब आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर किस तरीके के हालात आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? विश्व युद्ध का खतरा कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, मेरा मानना है कि विश्व युद्ध का खतरा एकाएक नहीं बढ़ रहा है। मैं ब्रिगेडियर त्रिपाठी से सहमत हूं कि इजराइल को अगर आप निशाने पर रखते हैं तो उन पर सीधा हमला करना ज़रूरी नहीं है। उनके जो प्रॉक्सीज है, तुर्की से लेकर के बिल्कुल अजरबैजान तक, ऐसी घेराबंदी इजराइल की जा सकती है कि उनकी नाक में नकेल अपने आप पड़ सकती है। हाँ, एक बात विचित्र है कि जब जनरल सुलेमानी की हत्या हुई थी तब भी ईरान ने संयम बरता। जब उनके वैज्ञानिक मारे गए, उनके परमाणु संयंत्रों में घुसपैठ तोड़फोड़ हुई, इन्होंने संयम बरता। तो कब तक ईरान का कोई भी नेता, वो सर्वोच्च नेता खमैनी हो या राष्ट्रपति हो या वहाँ का ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड हो, कब तक चुप बैठा रहेगा इन हमलों से? और कब तक अब वो अपनी अर्थव्यवस्था को सैंक्शंस की वजह से ध्वस्त होता दिखेगा? तो एक पीढ़ीगत संघर्ष वहाँ भीतर चल रहा है, मगर वो इजराइल में भी चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये वॉर ऑफ एट्रिशन चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं इसका एक असर, संक्षेप में मैं कहूँगा, ये होगा कि जो शिया सुन्नी विवाद था, एक न एक दिन इस पूरे पश्चिमी एशियाई भूभाग में, इस ज्योग्राफी में, वो मुसलमानों का एक होना सामने नजर आ रहा है। और जहाँ तक तेल की राजनीति है, वो भी अमेरिका के चंगुल से बाहर निकल के फॉसिल फ्री फ्यूचर के बारे में सऊदी अरब भी सोच रहा है, खाड़ी के देश भी सोच रहे हैं। बिल्कुल सर।